नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अभी अभी सुबह हुई है और मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश का घोषी चुनाव इस समय खबरों में है। क्योंकि खबर कोई ऐसे ही नहीं है, खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चारों खाने चित होती नज़र आ रही है। अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है उसमें 8 राउंड की वोटिंग हो चुकी है, जिसमें समाजवादी पार्टी को 29,000 के आसपास वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 20 के आसपास मिले होंगे। पक्का अभी क्लियर नहीं है। खैर, मैं इस बात पर अब एक जो अपना मेरा एनालिसिस है वो ये है कि हार जीत किसकी होगी किसकी नहीं होगी ये अलग बात है, लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि जितने भी राउंड खुले हैं, मैं समझता हूँ 8 राउंड खुले हैं, हर राउंड में 1 राउंड से लेकर 8 राउंड तक बीजेपी पूरी तरह से पीछे पीछे चल रही है और समाजवादी पार्टी का डंका बजता जा रहा है। मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन की जो स्थापना हुई है उसमें अब तक 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। पहली पटना में हुई, दूसरी बेंगलोर में हुई और तीसरी मुंबई में हुई। मुंबई की बैठक के बाद जो रुझान इंडिया गठबंधन के लिए साफ हुए हैं उससे एक ही बात निकल कर आई है कि जहां एक प्रत्याशी होगा निश्चित तौर पर जीत इंडिया की होगी, 1 by 1। एक तो बात ये रही कि इंडिया गठबंधन का ये पहला एक नमूना है जो उत्तर प्रदेश में फेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त के कॉर्नर पर खड़ा कर दिया है। ये नमूना उसके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक उसने इस चुनाव की जो इलेक्शन का जो मैं समझता हूँ प्रचार का दौर था उसमें तमाम तरह की चीज़ें ऊपर नीचे हुई। जो दारा सिंह चौहान है वो एक तो पहली बात तो दल बदलू है, समाजवादी पार्टी छोड़ करके उधर गया था और उसके बाद फिर एक नमूना ये सामने आया कि उसके ऊपर किसी ने स्याही फेंक दी। बाद में ये क्लियर हुआ कि वो स्याही उसने खुद ही फेंकवाई थी अपने ऊपर। तो ये वो एक जनता की लहर अपनी तरफ बनाने की कोशिश कर रहा था। खैर, वो जनता वहाँ की समझ गई। दूसरी बात, घोषी चुनाव एक ऐसी रणभूमि है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू जैसी स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी प्रदेश की सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज और खुद मुख्यमंत्री जा कर के वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जाने क्या क्या डींगे मार रहे हैं, जाने क्या क्या बोल रहे हैं, तमाम चीज़ें। दूसरी बात, जिस दिन इलेक्शन हुआ था उस दिन तमाम मुस्लिम्स ने ये कहा कि हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से सरकार के साथ था, पुलिस वहाँ की पूरी तरह से निकम्मी साबित हो रही थी और बाकायदे तमाम इंटरव्यू, दर्जनों लोगों ने इंटरव्यू में हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं डालने दिया जाए, और वो भी खासकर मुस्लिम। लेकिन यहाँ पर बात अब ये आती है कि यदि इंडिया संगठन एक तरफा वोट हासिल कर रहा है तो उसके पीछे एक ही लॉजिक है, 1 by 1 कैंडिडेट। और इसमें मैं समझता हूँ दारा सिंह चौहान ने सोचा कि ठाकुर वोट मिल जाएंगे, और जो एक गलफाड़ू नेता है राजभर, वो मालूम नहीं कब कब क्या क्या बोलता रहता है, उसके वोटों को वो ले लेगा। लेकिन वो राजभर के वोट भी शायद उसको नहीं मिले हैं घोषी का जो बीजेपी प्रत्याशी है। इधर समाजवादी पार्टी का जो मोस्टली जो वोट है यादव, मुस्लिम और बाकी जो ठाकुर वोट है वो, और भूमिहार वोट है वो, उसके पीछे भूमिहार वोट जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनकी अपील के बाद पूरा का पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ पलटी कर गया। तो ये एक ऐसी सीट होती जा रही है जो मैं समझता हूँ मोदी, शाह और योगी के
रास्ते चारों तरफ से बंद कर देगी, कोई बात नहीं कर पाएगा। खैर, अभी चूँकि मामला प्रशासन के हाथ में, प्रशासन ने सर्टिफिकेट देना है कि किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। हो सकता है वहाँ का डीएम कुछ इधर उधर से अदला बदली कर दे, कुछ फरेब कर दे, तो वो देखना होगा। लेकिन आज के जो हालात हैं वो ये है कि 8 राउंड की वोटिंग में अब तक समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उसको आगे मानकर चल रही है और काफ़ी 20,001 वोटों से, ऐसा वहाँ के कार्यकर्ताओं की जो संदेश आ रहे हैं उसमें ये चल रहा है कि 20,000 के आसपास वोट समाजवादी पार्टी को ज़्यादा मिल रहा है अभी फ़िलहाल। तो 20,000 की लीड बहुत होती है। मैं समझता हूँ अब शायद प्रशासन भी कुछ करने की स्थिति में नहीं होगा, लेकिन अभी मैंने ये खबर आपको इसलिए प्रसारित की कि अब तक वहाँ पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसलिए अखिलेश यादव इस समय मैं समझता हूँ इसको देख कर के खुश होंगे इस सूचना को कि भाई उनकी पार्टी बहुत आगे चल रही है। और मैं समझता हूँ न्यूज़ चैनल तो अपने तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो लाइव चल रहे हैं। अजीत अंजुम का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उस पर मैं समझता हूँ काफ़ी सारी सूचनाएं, तो वो मैं शायद देखता हूँ, एक बार आपको दिखाता हूँ यदि होगा तो मेरे पास। इंडिया करके ऐसा कुछ है नहीं, सीधा कांग्रेस से लड़ाई थी। तो वो ये अजीत अंजुम का डायरेक्ट लाइव चल रहा है, इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जीते जैसी दास साहब की हुई थी, क्योंकि वो 2007 से लगातार उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत रहे थे और एक बड़ा प्रोफाइल था। अगली सीट बताइए। अगली सीट पश्चिम बंगाल, धूपगुड़ी, पश्चिम बंगाल, धूपगिरी एक्चुअली है। पश्चिम बंगाल में जो अभी हालांकि टीएमसी वहां आगे चल रही है, टीएमसी उस सीट पर लीड कर रही है, लेकिन 2011-21 में यहाँ विष्णु पड़ राय जीते थे, विष्णु रॉय बीजेपी के। टीएमसी अजीत जी, यहाँ टीएमसी यदि जीत रही है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि ये तापसी राय की वो लगातार बीजेपी की सीट थी और पिछली बार बीजेपी यहाँ 4,300 वोट से जीती थी। विष्णु पांडा राय वहां से बीजेपी के एमएलए थे, उनकी डेथ हो गई। उनकी विधवा वहां से तापसी राय, उनकी विधवा नहीं, तापसी राय, एक नया बीजेपी ने दांव खेला था कि तापसी राय ये सीआरपीएफ की एक जवान की पत्नी है जो जम्मू कश्मीर में आतंक में मारा गया। 2021 में वो शहीद हुए थे। सीधा राष्ट्रवाद का तड़का देने के लिए उतारा था। और वहां कांग्रेस ने भी अपनी, कांग्रेस और सीपीआई का भी अपना एक उम्मीदवार है। तो ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट थी। ट्रायंगुलर में यदि टीएमसी लाती है, क्योंकि ये एक एग्रीकल्चर और टी स्टेट वाला एरिया है ज्यादातर, और अभी जो चुनाव हुए लोकल गवर्नमेंट के, उसमें टीएमसी ने स्वीप किया था यहाँ, तो लग रहा था टीएमसी अच्छा करेगी। तो ये बीजेपी का जो राष्ट्रवाद वाला तड़का था वहां पे शायद ये नहीं चल रहा, ऐसा लगता है कि एक घोषी के बाद एक ये सीट थी जिसमें सबकी नजर थी कि यहाँ क्या होता जानकारी दे रहे हैं। क्या कांग्रेस और लेफ्ट इनका समीकरण ये सीट खींच लेता है या टीएमसी के चांसेस बिगाड़ता है? क्योंकि ये सब इंडिया के पार्ट है, अलग अलग है। उस हिसाब से देखें तो इसमें भी सिंबॉलिक ये है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती थी जो सीट, वापस टीएमसी वहां उस सीट को बीजेपी से छीनती दिख रही। हालांकि उसके पहले देखें 2016 में वहां टीएमसी ही जीती थी, बीजेपी काफी पीछे थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट में भी बीजेपी जीती है, ये आपने टीएमसी जीती किया है। समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया भी साथ हैं। ये उसके बाद अगर हम देखेंगे त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में बीजेपी जीत रही है। त्रिपुरा के दोनों सीटें बीजेपी जा रही है। उसमें जो बिल्कुल बक्सा नगर की सीट है वो बीजेपी ने लेफ्ट से छीनी है।
सैफुल हक वहां से लेफ्ट के एमएलए थे, उनकी मृत्यु से ये सीट हुई थी। और एक धानपुर सीट है, वहां भी बीजेपी जीत रही है अभी तक के हिसाब से, 18,000 वोटों से आगे है। तो जाहिर है 18,000 इतना मार्जिन है कि अब इसमें कुछ होना नहीं है। तो बीजेपी एक तरह से देखें तो बीजेपी से के लिए त्रिपुरा से अच्छी खबर है, उत्तराखंड से अच्छी खबर है। लेकिन जैसा कि अशोक ने बताया, चंदर राम दास जो 3 बार लगातार जीते थे 2012, 17 और 22 में, उनके निधन के बाद उनकी पत्नी वहां से उम्मीदवार है और बीजेपी उस सीट को जीत रही है, अगर हम उत्तराखंड के बागेश्वर की बात करें। इसलिए बार बार हम लोग वापस घोसी पर आते हैं, क्योंकि इन सब सीटों में घोसी के नतीजों के राजनीतिक मायने अलग है। वापस हम फिर से एक बार घोसी पर आते हैं। स्क्रीन पर घोसी एक बार फिर से दिखाइए। मनोज जी, आपके चेहरे पर अंधेरा है, थोड़ा सा अगर लाइट किसी ढंग से बढ़ा सके। और उसके बाद मनोज काका जी, आप तो बहुत मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, पीछे लोहिया जी की तस्वीर है, तो क्या है अपडेट? मनोज जीत गए काफी आप लोग, 19-20 हजार मार्जिन दिख रहा है। घोसी से उम्मीद थी या लग रहा था कि कहीं रामपुर और आजमगढ़ की तरह खेल न हो जाए? नहीं, बिल्कुल सकारात्मक उम्मीद है। और खेल का जो आपका सवाल है, खेल करने का वहाँ पूरी कोशिश हुई। वहाँ एक बाजार है अदरी, मैं अदरी बाजार में, चूंकि वहाँ का मैं लोकल स्तर पे मैं देख रहा था, तो मैंने देखा कि अदरी बाजार से एक दिन हम लोग गुजर रहे थे। वहाँ एक नए कप्तान है अविनाश पांडे जी, लगभग 1,500 से 2,000 फोर्स लेकर के और माइक लेकर के अनाउंस कर रहे थे जनमानस को, जो एक अल्पसंख्यक समाज की वहाँ बहुलता है, अनाउंस कर रहे थे कि घरों में चले जाओ, घरों में चले जाओ। और उनकी गाड़ियां जो उनके दरवाजे तक खड़ी थी, उन गाड़ियों तक का चालान किया गया। घोसी में सिर्फ एक प्रत्याशी नहीं हारा, योगी आदित्यनाथ जी का और नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का अहंकार हारा, उत्तर प्रदेश के 3 उप मुख्यमंत्री हारे, और भाजपा का जो आकंठ घमंड है वो भी चकनाचूर हुआ है। चूंकि घोसी की जनमानस अखिलेश यादव जी के समावेशी विकास के साथ खड़ी है। और आप चेहरे की बात कर रहे हैं, तो हम लोग तो, आप तो हमारे ग्रामीण अंचल और हमारे गृह जनपद से भी हमारे साथ संवाद किया है आपने, और आपको मैं बधाई दूंगा कि कम से कम पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया को आपने उसके सम्मुखी माफिया कहा, ये कहने का अदम्य साहस आपने दिखाया। तो हम लोग किसी तरह के आतंक से डरते नहीं है। और जो आपने रामपुर का जो सवाल किया, ये सच है कि हमारे वहां भी, घोसी में भी हमारे वोट काटे गए। पीठासीन अधिकारी जो वोटर लिस्ट लेके आए थे, और जो वोटर लिस्ट हमारे कार्यकर्ताओं को, बूथ पदाधिकारियों को मिली थी, उसमें कैंसिल के मुहर लगाए गए। उस दिन भी एक विनीत सिंह नाम का डिप्टी एसपी है, उसने पूरा आतंक घोसी के कई बूथों पे काटा। लेकिन जनमानस जानती थी कि अब उत्तर प्रदेश में बहुत हो चुका है, और समाजवादियों के साथ खड़ा रहना, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा रहने में ही वो लोगों के हक और हकूक की बात हो पाएगी। नहीं तो उत्तर प्रदेश में बात अब सांडों की होती है, उत्तर प्रदेश में दिन भर बात हिंदू मुसलमान की होती है। उत्तर प्रदेश में जो पंथ निरपेक्ष का जो भाव है हमारा संवैधानिक, वो तो हाशिए पर है। और आप और टाइगर सर, आप लोग तो लगातार संवाद करते रहते हैं इन सब विषयों को लेकर के, तो क्या नहीं उत्तर प्रदेश में हो रहा साहब? आपने तो किसान आंदोलन को 1-1 घंटे कवर करा है, क्या नहीं देखा है? अरे मैं मुद्दा नहीं हूँ भाई, मैं और वो अशोक जी मुद्दा नहीं है, मुद्दा चुनाव है। हाँ, चुनाव की बात कर रहे हैं। 15 मिनट अखिलेश यादव पर बोल गए, अब आप मुझ पे और अशोक जी पर मत लिए, चुनाव के नतीजे पर आइए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं चुनाव के नतीजे पर बोल रहा हूं कि चूंकि घोसी की जनमानस एक कृषि प्रधान है, वो क्षेत्र है, वहां तो लोग देख रहे थे हथकरघा के जो छोटे छोटे जो कुटीर और ग्रामीण उद्योग थे, उन घरों में भी हम लोग गए, तो लोगों ने देखा कि ये सरकार क्या कर रही है। जिस जनमानस में उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर जाते थे, जिस घोसी में उप मुख्यमंत्री का जब काफिला निकलता था, तो जिस जनमानस को वहां वोट देना था, वो जनमानस अगर सड़क पे चलती थी तो पुलिस वाले उन्हें पकड़ करके सड़क के किनारे फेंक देते थे फुटबॉल की तरह। तो बताइए वो लोग कैसे जिता देंगे? और ये उत्तर प्रदेश का, चूंकि ये इसका मायने बड़ा है। अब आप तो एक जनवादी मंच है इसलिए बात कर रहे हैं, अब गोदी मीडिया में आज ये बात नहीं होती। अगर यही यदा कदा अगर हार जाते हम, तो हम ही नहीं हारते, ये पूरा इंडिया गठबंधन हार जाता। अब हम जीत गए हैं, और एक प्रचंड बहुमत से हमने नहीं जीता है, वो जनमानस ने जिताया है, घोसी की जनमानस। और जो यहाँ का जो आपको जायका दिख रहा है, कमो बेश पूरे उत्तर प्रदेश का वही है। मैं आपको फिर बहुत जिम्मेदारी से अपनी पार्टी की तरफ से कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश का पिछला चुनाव भी अगर निष्पक्ष हुआ होता, समाजवादी पार्टी के समर्थित लोगों के वोट नहीं काटे गए होते, तो हम ही सरकार में होते 2022 में भी।
चलिए वो बात बहुत पुरानी हो गई, उस पर न जाए, क्योंकि वो फासला बहुत 150 करीब सीटों का है, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन उस पर नहीं जा रहे। एक बार मनोज जी माफ करिए, कम बात कर पाए, अशोक जी चले गए क्या शायद, कोई बात मुझे भी जरा मनोज जी जैसे अब बस खत्म कर रहे लास्ट कि जैसे इन्होंने कहा मायने बहुत बड़ा है, अगर हार जाते तो पूरा इंडिया गठबंधन हार जाता और जीत गए तो कहीं कोई चर्चा नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? वाकई अगर यहाँ हाँ ये ऐसा था नहीं जिसको इंडिया और एनडीए का रूप दिया गया, हालांकि इसकी व्याख्या इस तरह से होगी इसलिए कि अगर इंडिया, ये जरूर था कि ये कैंडिडेट था, सीधा मुकाबला था भाजपा से, क्योंकि लेकिन आप समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस का तो कोई प्रचार करने वहां नहीं आया, कोई समर्थन दिया। आप लेफ्ट के कोई बड़ा नेता वहां नहीं घूमा, हालांकि उनके कार्यकर्ता प्रचार जरूर कर रहे थे। तो ये उसको बनाया भी नहीं सपा ने, क्योंकि ये पूरा चुनाव जो था वो सुधाकर सिंह बनाम दारा सिंह चौहान था और इसका फायदा सपा को मिला है। और ये बीजेपी इस प्रचार को समझ नहीं पाई, आखिर में उन्होंने इसको भाजपा बनाम सपा करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया। ये अच्छी बात रही, क्योंकि अगर ये लोग आते, कांग्रेस के बड़े नेता वहां जाते प्रचार करने के लिए, सारा विपक्ष जो एनडीए के नाम है वो वहां पर प्रचार करता, तब तो एनडीए बनाम इंडिया बनता। लेकिन वो उसको नहीं बनाया, ये अच्छी बात थी, क्योंकि वो फिर वो सपा इंडिया और एनडीए का होता तो ये जो दारा सिंह चौहान के खिलाफ जो वहां माहौल था वो शायद धूमिल होता और उसको फायदा मिल जाता। तो ये करना था कि ये जरूर इसकी व्याख्या इस तौर पर होगी कि अगर एकजुट विपक्ष रहे, एक प्रत्याशी भाजपा के खिलाफ एक रहे, तो परिणाम भाजपा के पक्ष में जाना बहुत मुश्किल है। और दूसरा कि फेयर इलेक्शन हो। वहां पर कई लोगों ने कहा, मैंने भी लिखा भी था 3 दिन पहले ही लिखा था कि एक मतदाता ने मुझसे कहा कि अगर बेईमानी नहीं होगी तो सुधाकर जीतेंगे। तो वहां लोग वोट प्रभावित, और मुझे ये स्पष्ट रूप से कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर ठीक ढंग से अल्पसंख्यक मतों का 4% और ज्यादा पोल होता है, जिस तरह से टेरर बनाया गया। अब चुनाव के दौरान बिजली चेकिंग करने का क्या मतलब है, और भी अल्पसंख्यक इलाकों में जाके उनके बिजली कनेक्शन काटने का, उनकी गाड़ियों को लाके थाने में रख देने का, तो इस तरह से करके वो लोग पोलराइज करना चाहते थे, उसमें भी इसको सफलता नहीं। स्थानीय पत्रकार हैं, अगर पूरी प्रशासन की पोल खोल कर रख दिया, ज्यादा होता तो हार जीत का अंतर और बड़ा होता। तो एक तो ये था कि पूरा चुनाव जो था वो दारा सिंह की जो छवि है वो दल बदल करने की, और जो अवसरवाद है उसके खिलाफ जनता का आक्रोश। दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि ये और भी कुछ हुए संकेत हैं जो आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखेंगे। ये जो जाति और बिरादरी के नाम पे जो पार्टियां बनी हैं, वो निषाद पार्टी, सुभाषपा और अपना दल, ये सब लोग, इनके ही समाज का इनके प्रति एक मोहभंग भी हुआ है इस चुनाव में। अगर ऐसा नहीं होता तो जाति समीकरण देखिए, चौहान बिरादरी का सबसे ज्यादा वोट है वहां पे, सबसे ज्यादा वोट मुसलमान है, फिर उसके बाद आपके दलित हैं, उसके बाद चौहान बिरादरी के हैं, फिर उसके बाद राजभर है, फिर दूसरे पिछड़े समाज के और अगड़ी जातियों के वोट है। लेकिन ये सारे समीकरण तो भाजपा पक्ष में थे, निषाद पार्टी भी थी और राजभर भी थे, लेकिन इसके बावजूद ये हार रहे हैं और ज्यादा वोट अच्छे खासे अंतर से हार रहे हैं। तो ये था कि ये लोग जो लगातार अवसरवाद दिखा रहे हैं अपने ही बिरादरी के लोगों पर और परिवारवाद दिखा रहे हैं, वो भी वहाँ मुद्दा था कि आप अपने ओम प्रकाश राजभर, जाहिर है कि बड़ी ताकत है उस इलाके में, क्योंकि 6 सीटें जो है उनको जो मिली थी पिछले चुनाव में, वो इसी बलिया से 1 सीट, आपके गाजीपुर से 2 सीट, मऊ से 1 सीट, जौनपुर से 1 सीट और बस्ती से 1 सीट। ये मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी उत्तर प्रदेश का ये जो इलाका था वो 3 हिस्सों में था। एक हमारे गोरखपुर और महाराजगंज, देवरिया और ये सब का इलाका था। लेकिन ये जो 7 जिले थे, जिसमें गाजीपुर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, फिर बलिया और मऊ, आजमगढ़ आते हैं और जौनपुर तक, इसमें आप 47 सीटों में 38 सीटें सपा गठबंधन ने जीता था, जिसमें 6 आपके भारतीय समाज पार्टी के। तो इस इलाके में सबसे अच्छी सफलता सपा को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर पिछड़े और अल्पसंख्यक और ये सब का एक अच्छी राजनीति पहले से भी आती रही है। तो लेकिन ये जो छोटे दल बने हैं और जाति विशेष की राजनीति कर रहे हैं, उसके नाम पर अपने परिवार के लोगों को आगे कर रहे हैं, ये भी एक वहाँ बड़ा मुद्दा बना था और उन्हीं के बिरादरी के लोगों ने इसको नकारा है। फिर दलितों में एक दलित से बसपा ने कोई प्रत्याशी दिया नहीं था और समर्थन की कोई घोषणा भी नहीं की थी, लेकिन दलितों का एक बड़ा हिस्सा
सपा की तरफ गया है। और वो इसके पीछे ये था कि मैं देख रहा था कि नीचे जो चर्चा थी, ये संविधान भाजपा बदल देगी, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बीजेपी बदलना चाहती है। इसको मैंने आपको कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान अच्छा संविधान बदलने की बात, इस विमर्श को लेकर भी मातली समाज जो है ये सारे वो मुद्दे सपा की तरफ गया। तो कई फैक्टर थे, ये सब बीजेपी मिला के के लिए एक उल्टे तब पड़ते बना है। दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसकी व्याख्या जरूर इंडिया बनाम एनडीए होगी, लेकिन वहां पर स्थानीय फैक्टर जो दल बदल है और क्षेत्र से कनेक्ट न होना, ये सब मिलाकर ज्यादा भारी पड़ा है। चलिए एक सवाल लेता हूं, उसके बाद आप फ्री करेंगे आपको। मनोज जी जो हाँ अच्छा दोनों मनोज जी है, इसलिए मनोज काका जो मनोज सिंह ने, मैं कंफ्यूज किया मनोज जी बोलते हुए कि मनोज सिंह ने जो बताया सही व्याख्या उन्होंने की, जो चूंकि वो बारीकी से जानते हैं, इलाके को जानते हैं, जमीनी हकीकत समझने के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, उस इलाके में भी गए। उन्होंने कहा स्थानीय मुद्दे, स्थानीय फैक्टर, उम्मीदवारी, दारा सिंह को लेकर नाराजगी, दल बदल वाला मुद्दा या जातीय समीकरण या सुधाकर सिंह का अपना प्रभाव, जो वहाँ स्थानीय है, वहीं रहते हैं, वहाँ के लोगों के लिए उनकी उपलब्धता और बाकी सारे फैक्टर, तो ये बहुत मायने रखते हैं। और ये जैसा कि उन्होंने बताया कि वो इलाका ऐसे भी समाजवादी पार्टी का गढ़ या एज वाला इलाका रहा। तो घोसी से अगर ये हम संदेश निकालेंगे कहीं कि इससे कोई राष्ट्रीय संदेश निकल रहा है 2024 के मद्देनजर या अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, तो यह गलत होगा। घोसी की स्थितियों से 2024 में यूपी की 80 सीटों का किसी तरह से समीकरण का अगर आकलन करें तो सही नहीं होगा। तो आप कैसे देखते हो मनोज काका? नहीं, मनोज सिंह साहब का जो आकलन था, जो उनका विश्लेषण था, काफी हद तक एक दर्जे का ठीक था। ये सही बात है कि वहाँ जो हमारे प्रत्याशी हैं वो स्थानीय मुद्दों को लेकर के, स्थानीय जनमानस के सवालों को लेकर के बहुत सहजता और सरलता से सुधाकर सिंह जी लोगों के बीच रहते हैं। दूसरा जो उन्होंने बड़ी बात कही, उससे भी हम सहमत होते हैं कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और एक बात जो उन्होंने कहा, उससे भी हम सहमत होते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश का जो दलित तबका है वो अच्छी तरह से जानता है कि उसके हक हकूक और उसके साथ जो संवैधानिक जो उसका अधिकार है, उसको सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई उसके सवालों के साथ खड़ा है, बल्कि मूक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली बीएसपी नहीं, उसके सवालों के साथ अगर कोई खड़ा है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं, उसके हर सवाल को लेकर के खड़े हैं। और दलित तबके ने निश्चित रूप से हमको वहां वोट करा और वही नहीं। और जो दूसरी उन्होंने बात कही कि इससे का कोई बड़ा मायने नहीं निकाला जा सकता है, मैं समझता हूं कि ये स्थिति से थोड़ा पलायन की तरफ वाला बयान दिया मनोज सिंह जी ने। इससे आकलन तुरंत निकलता। अगर भारतीय जनता पार्टी अभी जीत जाती तो उसके प्रपंची, वो पत्रकार है, वो नेता थोड़ी है कि वो आपके हिसाब से बयान नहीं देना। उनका पलायन क्यों कर रहे हैं? वो पत्रकार है, रिपोर्टर अपने हिसाब से बोलता है। अब जैसे आप व्याख्या करेंगे एक मैं काउंटर करूंगा क्योंकि आपने पत्रकार पर अब जैसे एक सीट से जीत से आप कह देंगे कि अब जो है 40 जीत जाएंगे हम लोकसभा में, गलत होगा ना भैया। पहले तो हो चुका। मैं फिर से वो यही चीज में अनुराग अभी भदौरिया थे, फूलपुर और गोरखपुर की जीत के बाद क्या आकलन हुआ, कैराना की जीत के बाद क्या आकलन हुआ, उसके हिसाब से 2019 में 40 सीटें सपा बसपा गठबंधन को मिलनी चाहिए। हम सब लोग गवाह हैं कि फूलपुर गोरखपुर के नतीजों के बाद, कई नतीजों के बाद लगा कि यूपी में बाप रे, केशव मौर्य का गढ़ फूलपुर और योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर। हाँ, क्या हुआ था? उसके बाद तुरंत चुनाव में कुछ ही दिन के बाद स्थितियां बदल गई थी। इसलिए मनोज काका वो पत्रकार है, पत्रकार की तरह बोल रहे, आप नेता हैं, नेता की तरह बोलिए जी। ठीक है। मैंने कोई ऐसा सवाल, आपने ठीक कहा कि क्या हुआ, उस पर एक रिपोर्ट अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने, सब्यसाची ने एक रिपोर्ट आपने भी पढ़ा, आपने भी दिखाया। मैं फिर कह रहा हूं उसमें मेरा गृह जनपद चंदौली भी था और भारतीय जनता पार्टी ने कितना मैनिपुलेशन किया ये सब जानता है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के निर्वाचन आयोग को बंधुआ बना करके मजदूर रखना चाहती है। जिस दिन इस देश में निष्पक्ष चुनाव होगा, आपको बता रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन और उसके सापेक्ष अगर बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में 303 सांसदों की पार्टी है, तब भी भारतीय जनता पार्टी के पास 37% ही वोट है।
इट मीन्स कि 63% इस देश में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लोग खड़े हैं, उसके बीसधरी विचारधारा। अच्छा, बीच में तो फिर ये यहाँ तो जोड़ता सच हूं, है। फिर एक बार जोड़ता हूँ। हाँ। हम सब लोग भी 37% की बात करते हैं, उसमें 7-8% जो है एनडीए के बाकी घटक दलों का भी है, तो लगभग 44% वोट है। चलिए अब आप खत्म करिए आगे। हाँ, अपनी बात कहिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी मनोज सिंह साहब पर मैंने किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया। मैं उनके कई बातों से सहमत था, मैंने कहा, और एक बात से मैं उनके असहमत हुआ तो आपने पूरा हमें रोक दिया। ठीक है, आप बड़े भाई हैं, आपका अधिकार है हमें, लेकिन जो सवाल है, हमारा काम है कि हम भी असहमति दर्ज कराएं जो आप बोलते हैं। आप जितने भी कड़े सवाल करेंगे उसका विनम्रता से समाजवादी पार्टी स्वागत करती है। समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ की तरह नमक और भात खिलाने वाले पत्रकार को जेल भेजने वाली विचारधारा की नहीं। हम आपके सवाल, चूंकि हम मानते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और आपका भी सशक्त रहना उतना ही जरूरी है जितना विधायिका का। हम ये मानते हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह के विचारधारा का समर्थन करते हैं। ये सच कह रहे हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में हमने अगर ठीक से काम कर लिया, हम किसी तरह के अहंकार में और लोगों के सवालों को हमने ठीक से उठा दिया, तो ये मान लीजिए कि 14 में भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन उत्तर प्रदेश से ही हुई थी और सत्ता से बेदखल भी उत्तर प्रदेश में ही हार के हुई। अरे अशोक जी आ गए क्या? चलिए, नहीं बीच में स्विच गलत हुआ। चलिए मनोज जी, दोनों मनोज जी को मैं फ्री करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और मनोज काका, चलिए शुभकामनाएं कि आज कम से कम लड्डू खाने का वक्त है, टोपी पहनकर आप ये सब बोल सकते हैं, वरना हमेशा ही पहनता हूँ। नहीं मैं हमेशा जरूर ही पहनिए, पहनता हूँ भैया। आपकी पार्टी का प्रतीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप इतना डिफेंसिव भी मत होइए। आपकी पार्टी का प्रतीक है, पीछे लोहिया जी हैं, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की तस्वीर खाली नहीं दिख रही है। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मनोज काका शॉर्ट नोटिस पर आप आए। और मनोज सिंह जी, आपने अच्छी व्याख्या की। जमीनी हकीकत पत्रकार को वहां की स्थितियों के हिसाब से बताना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हवा के साथ सब बह जाए, क्योंकि उसके हमने देखा था 2022 में सर, बहुत सारे लोग मान रहे थे कि 250 सीट समाजवादी पार्टी को आ जाएगी, बहुत सारे लोग कुछ और मान रहे थे, हुआ क्या? तो इसलिए जो दिखता है वो बोलना चाहिए। आपने वो बात कही, मनोज काका पॉलिटिकल है इसलिए उन्होंने अपनी बात कही। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये एनालिसिस चल रहा था अजीत अंजुम भाई का, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अब सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि उसे अब क्या करना है, कैसे करना है। ये अंडवंड जो सिगुफेबाजी राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ी गई हैं, ये उसके लिए मैं समझता हूँ खतरे की घंटी हो सकती है। इंडिया गठबंधन, भारत, ये इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। दूसरा, संविधान बदलने की जो चर्चा हुई है उससे दलित, मैं समझता हूँ, बहुत भारी तरीके से नाराज़ है। और वन इलेक्शन वन, ये सब केवल एकमात्र ये चीज़ें हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और अन्य चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे छोड़े गए हैं, जिससे लोग, जनता इन बातों को ना उठा पाए। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल RB सिंह यादव। नमस्कार।